हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैक्स एस्टेट्स लिमिटेड के बारे में, जो कि रियल्टी सेक्टर की कंपनी है और मैक्स ग्रुप का हिस्सा है। अगर इसकी एनुअल रिपोर्ट चेक करें तो इसके फाउंडर और चेयरमैन हैं अनिलजीत सिंह, जो कि मैक्स ग्रुप के फाउंडर हैं। और मैक्स ग्रुप के अंदर कौन कौन सी कंपनियां आती हैं, मैक्स अगर सर्च करें तो मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट, मैक्स एस्टेट्स, मैक्स इंडिया जो कि 850 करोड़ की कंपनी है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट 93,000 करोड़ की कंपनी है। आज की डेट में तो मिस्टर अनिलजीत सिंह इसके हिस्सेदार नहीं है, बट ये इस कंपनी के वन ऑफ द फाउंडर्स हैं। और इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि 55,000 करोड़ की कंपनी है और इसके भी ये प्रमोटर रहे हैं अनिलजीत सिंह। आज की डेट में इन्होंने इससे भी एग्जिट किया है। तो इन्होंने काफी कंपनीज को फाउंड करके काफी अच्छे लेवल तक पहुंचाया है और अभी ये मैक्स एस्टेट्स के फाउंडर और प्रमोटर और चेयरमैन है, जो कि 6,000 करोड़ की कंपनी है। इस कंपनी को अगर आप स्क्रीनर लगा के फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आप इजीली इसको सर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं जो कि कम रहना चाहिए। इसका बहुत हाई दिख रहा है यहाँ पे 112। अच्छी आरओसी ही आरओई का फॉर्मूला लगाओगे वो भी बहुत बेकार दिख रही है 2.54 और 2.01%। डेट टू इक्विटी का फॉर्मूला लगाओगे कि कम डेट होनी चाहिए, डेट भी काफी ज्यादा लग रही है 0.91। तो कभी भी हमें कंपनी को करंट प्राइस टू अर्निंग के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए, हमें उसका फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और अर्निंग पोटेंशियल चेक करना चाहिए। तो चलिए नंबर्स पे बाद में आते हैं। पहले इसका सिंपली बिजनेस अगर समझें कि कंपनी का बिजनेस क्या है और कैसे पैसा अर्न करती है, तो सिंपल से इनका रियल्टी का बिजनेस है। और रियल्टी को भी अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो दो तरीके से पैसा अर्न किया जाता है, या तो फ्लैट्स अपार्टमेंट्स बना के उनको सेल करो, या फिर फ्लैट्स अपार्टमेंट्स हो या फिर ऑफिसेज बना के उनको रेंट पे दो और रेंटल इनकम अर्न करो। तो फिलहाल अगर देखें तो इसके जो ऑपरेशनल है इनका एसेट्स, उसमें आता है मैक्स टावर्स जो नोएडा में है, मैक्स हाउस न्यू दिल्ली में है, मैक्स स्क्वायर नोएडा में है और 222 राजपुर देहरादून। तो ये वाला जो इनका प्रोजेक्ट था ये सिंपली इन्होंने डेवलप करके सेल किया और अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के निकल गए। जबकि बाकी जो इनके 3 टावर्स हैं ये कॉमर्शियल है इनके, जहाँ पे ये इन्होंने कंपनीज को लीज पे ऑफिसेज दिए हुए हैं, जिससे ये लोग रेगुलर रेंटल इनकम कमा रहे हैं। और इसके अलावा अभी जो इनके अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं वो ये सारे हैं। एस्टेट 128 नोएडा में है, गुरुग्राम, ये गुरुग्राम, नोएडा, गुरुग्राम, नोएडा, नोएडा। तो मोस्ट ऑफ दी जो कंपनी का बिजनेस है नोएडा, गुरुग्राम और दिल्ली से ही आता है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर इनका मिक्स देखें जो अंडर डेवलपमेंट है और जो ऑपरेशनल भी हैं, उनमें से 222 राजपुर देहरादून जो कि हमने देखा ऑलरेडी सोल्ड है। और फिलहाल ये लोग स्टेट 128, स्टेट 360 और स्टेट 361 नोएडा और गुरुग्राम में जो अंडर डेवलपमेंट है वो भी रेजिडेंशियल के लिए है, जिसमें सिंपल ये लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी अपार्टमेंट्स फ्लैट्स वगैरह बनाएंगे और उसको बेचेंगे और बीच का जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो रखेंगे। इसके अलावा कॉमर्शियल का अगर इनका देखें तो मैक्स टावर्स नोएडा, मैक्स स्क्वायर नोएडा, मैक्स हाउस न्यू दिल्ली जो कि हमने देखा ये ऑपरेशनल में है तीनों। और इसके अलावा 2 और नए टावर्स बना रहे हैं, मैक्स स्क्वायर 2 नोएडा में और मैक्स डिस्ट्रिक्ट गुरुग्राम में, जो कि कॉमर्शियल के लिए होगा और इससे रेंटल इनकम कमाएंगे। और आने वाले दोनों प्रोजेक्ट का एरिया 1.1 और 1.6 ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग टावर्स हैं उनसे ज्यादा है, 0.6 मिलियन, 0.7 मिलियन और 0.25 मिलियन। तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग है उनका टोटल कितना स्क्वायर फुट का एरिया है, लगभग 1.5% का, और बन रहा है अभी लगभग 2.5% का, यानी कि उससे ज्यादा बन रहा है काफी। और 2 इनकी जो अंडर डेवलपमेंट प्रॉपर्टी है दिल्ली 1 नोएडा और सेक्टर 105 नोएडा में, वो मिक्स्ड यूज के लिए है, जहाँ पे कुछ ये सेल करके पैसा कमाएंगे और कुछ से रेंटल इनकम कमाएंगे। तो बिजनेस तो सिंपल है। अगर इसकी पीपीटी में जाएं हम लोग, पीपीटी में नीचे आके अगर देखें तो यहाँ पर इन्होंने दिखाया है सारी प्रॉपर्टी का ओवरव्यू। गुरुग्राम में टोटल 51% प्रोजेक्ट है, 48% दिल्ली में, सॉरी नोएडा में, और 2% दिल्ली में। एसेट क्लास मिक्स जो कि देखा हमने, और डेवलपमेंट स्टेटस मिक्स टोटल अभी तक 8% डिलीवर हुए हैं, बाकी 35 अंडर कंस्ट्रक्शन है, 50% अंडर प्लानिंग है और 7% अंडर एक्विजिशन है, यानी कि अभी जो फ्यूचर में और लैंड वगैरह लेंगे वो 7% है। अगर पीछे इसके पेज पे आके देखें तो यहाँ पे इन्होंने दिखाया है ये ब्लू वाले सारे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 2 ही टावर इनके कंप्लीट थे और वहां से रेंटल इनकम इनकी आती थी रुपीस करोड़, यानी कि 53 करोड़ 24 फाइनेंशियल ईयर में ये कमाते थे रेंटल इनकम।
फाइनेंशियल ईयर 25 में 146 करोड़ रेंटल इनकम कमाते थे। और इस साल अभी तक 2 क्वार्टर्स के नंबर आए हैं, सितंबर 2025 क्वार्टर यानी कि अभी करंट क्वार्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं। और अगर इनकी कॉन कॉल में देखें तो अभी तक का इस साल का रेंटल इनकम कितना है, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर बोल रहे हैं लीज रेंटल इनकम फॉर द पीरियड ग्रीव सिग्निफिकेंटली एंड स्टैंड्स एट अप्रोक्सीमेटली 75 करोड़ फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर। तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में अभी तक का 75 करोड़ का रेंटल इनकम आ चुका है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 26 का लगभग 150 करोड़ का रेंटल इनकम रहने वाला है। और फ्यूचर का यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कंपनी ने। ये सारे जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं जो हमने देखा, सेक्टर 105, दिल्ली 1, मैक्स डिस्ट्रिक्ट, मैक्स स्क्वायर 2, यहाँ पे इन्होंने फ्यूचर में जब ये लोग भी पीक ऑक्यूपेंसी पे होंगे कंस्ट्रक्ट होने के बाद, तो पीक मैक्सिमम रेंट कितना आएगा, मैक्स स्क्वायर से 110 करोड़, मैक्स डिस्ट्रिक्ट से 200 करोड़, दिल्ली 1 से 120 करोड़, सेक्टर 105 से 140 करोड़। और ऑलरेडी जो आ रहा है मैक्स स्क्वायर का 60, मैक्स हाउस 2 का 28, मैक्स हाउस 1 का 16 और मैक्स टावर का बढ़ेगा, यानी कि मैक्स टावर अभी इनका फुल्ली रेंटल ऑक्यूपाइड नहीं है, कुछ अभी भी ऑक्यूपेंसी है वहां पे। तो जब ये भी फुली ऑक्यूपाइड हो जाएगा तो यहाँ पे इसका दिखाया है। और टोटल इन सबको सम अप करेंगे तो रेंटल इनकम 723 करोड़ की हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ रेंटल इनकम। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को सेल करके जो कैश आएगा वो अलग, वो जो कैश आएगा वो कहीं ना कहीं इनके जो रेंटल के प्रोजेक्ट हैं इनको भी फंड करेगा। तो सिंपली क्योंकि ये अपना लॉन्ग टर्म एन्युटी भी बनाते जा रहे हैं, सो रेजिडेंशियल फ्लैट करके जो पैसा आएगा वो कॉमर्शियल में लगा के यहाँ से लॉन्ग टर्म एन्युटी बनती जाएगी। और अगर जो सोल्ड आउट जो सेल होने वाली है प्रॉपर्टी, उनका भी अगर डिस्क्रिप्शन देखें पूरा, तो यहाँ पे इन्होंने जितनी भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं 12 जहाँ से आज की डेट में रेंट आता है और अंडर डेवलपमेंट है, सारी 12 है टोटल। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है प्रोजेक्ट नेम, जो 4 ऑपरेशनल हैं स्टार्टिंग में, पीक इनका रेंटल कितना है मैक्सिमम जिसको अर्न कर सकते हैं, 50 करोड़, 16 करोड़, 28 करोड़, 60 करोड़। एरिया दिया हुआ है मिलियन स्क्वायर फीट में। और यहाँ पे दिखाया हुआ है मैक्स स्टेट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट कितना है, यानी कि मैक्स की हिस्सेदारी इसमें कितनी है। तो 51% क्यों है, बाकी किसकी है वो बाद में देखेंगे। उसके अलावा जो 2 और अंडर कंस्ट्रक्शन है, मैक्स स्क्वायर 2 और मैक्स डिस्ट्रिक्ट, उनका पीक रेंटल इनकम 110 और 200 करोड़ होगा जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। और कंप्लीशन टाइमलाइन है फाइनेंशियल 28 और 29। उसके बाद 7, 8, 9, 10 ये चारों रेजिडेंशियल हैं, यानी कि इनको बेच के डेवलप करने के बाद बेच के पैसा कमाएंगे। और यहाँ पे इनका स्टेटस है 2 का सोल्ड अंडर कंस्ट्रक्शन और 3 का टू बी लॉन्च्ड। तो सोल्ड अंडर कंस्ट्रक्शन का मतलब है कि ये सारी प्रॉपर्टी पहले ही सोल्ड हो चुकी है और इनके पास जैसे जैसे हर एक फेस बिल्डिंग का कंप्लीट होता जा रहा है पार्शियली, तो पार्शियली ही पेमेंट आती जा रही है इनके पास। और ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब पहले ही इसकी प्री सेल्स हो चुकी है और फाइनेंशियल 28 और 29 तक इनकी भी कंप्लीशन टाइम है। उसके बाद दो और आगे के 9 और 10 है, ये फिलहाल इनको लॉन्च करने हैं और इनकी कंप्लीशन डेट फाइनेंशियल 30 और 31 है। और इनकी जीडीवी दोनों की मिला के इनसे भी ज्यादा है 12,000 की, और इनकी पहले 2 की लगभग 6,500 की, तो लगभग 18,500 की जीडीवी है। उसके बाद 2 मिक्स्ड प्रोजेक्ट है जो है मैक्स 1 और सेक्टर 105, इनकी ग्रोस डेवलपमेंट वैल्यू 2,000 और 3,000 है और रेंटल दिया हुआ है मैक्सिमम, जो कि फाइनेंशियल 30 में लॉन्च होंगे। तो मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट हैं वो एक को छोड़ के फाइनेंशियल 30 तक कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि अभी फाइनेंशियल 26 आ गया ऑलमोस्ट। तो फाइनेंशियल 30 तक यानी कि 4 साल में लगभग जो इनका पीक रेंटल है 730 करोड़ का, वो लगभग 4 साल में अचीव होने की बात कर रहे हैं लोग। और जो रेजिडेंशियल से प्रॉफिट आएगा वो कितना होगा, यहाँ पे अगर उससे पहले जीडीवी समझे। जीडीवी क्या होता है, जीडीवी का मतलब है ग्रोस डेवलपमेंट वैल्यू। तो रियलिटी में ये सारी टर्म्स आपको समझनी होगी जो कंपनीज अपने नंबर्स देती है, प्री सेल्स, कलेक्शन, जीडीवी, प्रॉफिट। अगर आगे इनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स देखें तो वहाँ पे सब नंबर काफ़ी रियलिटी कंपनी यही सब टाइप के टर्म्स मेंशन करती है, तो इनको समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है टोटल लीज्ड एरिया फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर की जो लीज रेंटल इनकम है 72 करोड़, टोटल रेवेन्यू नेट कैश। उसके आगे अगर देखें तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है क्वार्टरली ट्रेंड, ईयरली ये लोग अपनी रेंटल इनकम कैसे बढ़ा रहे हैं। 37 करोड़ से 110 करोड़ कर लिया आखिरी 3 सालों में। लीज्ड एरिया भी अपना 18% से बढ़ाया है 1-1.5 साल में, और रेंटल इनकम तो 41% से बढ़ाई है। अगर जीडीवी वगैरह टर्म्स देखे कहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, तो कंपनी की अगर स्टार्टिंग की पीपीटी पे आते हैं, यहाँ पे इन्होंने कहीं दिखाया कहाँ है, किधर है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी मोस्टली एरिया सोल्ड ही दिया हुआ है कि सोल्ड कितना है, अनसोल्ड कितना है, जीडीवी सोल्ड
थ्रेशोल्ड कलेक्शन मार्जिन। तो उससे भी पहले एक और टर्म यूज करते हैं रियल्टी कंपनी, जिसको बोलते हैं प्री सेल्स। प्री सेल्स का मतलब होता है जो घर या प्रोजेक्ट अभी बन रहा है उसकी बुकिंग हो चुकी है। सपोज करो अगर एक फ्लैट की प्राइस की कीमत है 2 करोड़ और उसको आज ही बुक कर लिया, तो कंपनी बोलेगी कि मेरे पास प्री सेल्स 2 करोड़ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी को 2 करोड़ आज नहीं मिले और प्रॉफिट भी आज नहीं बना। प्री सेल सिर्फ ये दिखाता है कि डिमांड स्ट्रॉन्ग है और प्रोजेक्ट लगातार बिक रहा है। उसके बाद जो कलेक्शन यहाँ पे टर्म यूज करी है, कलेक्शन का मतलब है जो पैसा एक्चुअली कंपनी के पास बैंक अकाउंट में आ चुका है। क्योंकि अगर 2 करोड़ का फ्लैट है तो सबसे पहले कंपनी के पास जैसे जैसे फेजेस में प्रोजेक्ट बनेगा तो पहले हो सकता है 40 लाख आए, फिर 60 लाख आए, फिर से 40 लाख आए, तीसरी बार फिर चौथी बार 60 लाख आए। तो कलेक्शन धीरे धीरे होती है और धीरे धीरे प्रोजेक्ट बनता जाता है। और अब आते हैं इसके बाद सबसे जो पॉपुलर वर्ड है जीडीवी, ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू, जो कि यहाँ पे इन्होंने दिखाया है जो हमने अभी देखा स्लाइड नंबर 25 में। फॉर एग्जांपल अगर सेक्टर 36A को हम ले जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू दिखाई है 9000 करोड़, तो इसका मतलब है जब प्रोजेक्ट पूरा बन जाएगा और सारे फ्लैट्स, शॉप्स, ऑफिसेज बेच दिए जाएंगे तो वैल्यू कितनी होगी, तो वो 9000 करोड़ होगी। इसकी कंपनी का प्रॉफिट नहीं होगा, कंपनी उतने को मैक्सिमम सारे जब बिक जाएंगे 9000 करोड़ कंपनी के पास आएगा। सपोज करो इसमें 100 फ्लैट हैं तो हर एक फ्लैट की कीमत हो गई 90 करोड़, तो 90 करोड़ के 100 फ्लैट हो गए जो कंपनी बेचेगी और 9000 करोड़ उसके पास आएगा। ये मैक्सिमम पोटेंशियल वैल्यू है। और प्रॉफिट तब बनता है जब जीडीवी में से कंपनी अपने सारे एक्सपेंस निकाल देगी, जो उसका अभी तक खर्च हुआ है, लैंड एक्वायर करने का पैसा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का पैसा, इंटरेस्ट, जो पैसा उठाया उसका इंटरेस्ट देना, मार्केटिंग करना, टैक्सेस वगैरह देना, जितने भी तरीके के एक्सपेंसेस हैं सारे माइनस करके सपोज करो 8000 करोड़ के टोटल एक्सपेंस आए कंपनी के और 9000 करोड़ में सेल किया तो 1000 करोड़ का इनका प्रॉफिट आएगा। और ये प्रॉफिट भी एक साल में नहीं आता, जो कि हमने देखा कलेक्शंस और प्री सेल्स पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट फेजेस में डेवलप होता जाता है और फेजेस में ही हमारे पास कंपनी के पास प्रॉफिट आता रहता है, इसलिए बुक्स में धीरे धीरे दिखता है। अभी अगर देखेंगे तो इतने सारे प्रोजेक्ट कंपनी बना रही है, बट प्रॉफिट एंड लॉस में देखें तो सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ का प्रॉफिट है और 180 करोड़ की सेल्स है, जबकि लगभग 150 करोड़ तो सिर्फ और सिर्फ रेंट से कमा रहे हैं। तो रेंट वाला पैसा भी कंस्ट्रक्शन वगैरह में ही खर्च हो रहा होगा, इसलिए नेट प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ 25 करोड़ ही है यहाँ पे। तो ये जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है इसमें प्री सेल्स होती है, इसलिए यहाँ पे लिखा है सोल्ड। ये ऑलरेडी सोल्ड हो चुके हैं बट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इसमें प्री सेल्स होती है, कलेक्शन होती है और एक बार प्रॉफिट बनता है। जबकि ये जो कॉमर्शियल प्रोजेक्ट हैं इसमें कोई प्री सेल्स नहीं होती, कंपनी खुद अपने पैसे से बिल्डिंग बनाती है और टेनेंट आता है और हर साल रेंट मिलता है, इसलिए कॉमर्शियल को बोलते हैं एन्युटी इनकम। और मार्केट एन्युटी इनकम को ज्यादा वैल्यू देती है क्योंकि अगर एक बार ये बन गया तो यहाँ पे रिस्क कम है, जबकि रेजिडेंशियल में थोड़ा ज्यादा रिस्क है टाइमली एग्जीक्यूट होने का, बनाने का, और फ्यूचर में सब सही रहे उसकी थोड़ी वोलेटाइल ज्यादा होता है। तो सिंपली याद रखो कि प्री सेल्स मतलब प्रॉमिस, कलेक्शन मतलब जितना कैश आया, जीडीवी मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल कैपेसिटी जब सारी चीजें बिक जाएंगी, और प्रॉफिट मतलब जब सारा खर्चा जितना हमारा हुआ वो उसमें से निकाल देंगे, जीडीवी में से जो आया तो बाकी बचा हुआ कंपनी का प्रॉफिट। इसीलिए सारी रियल एस्टेट कंपनीज में अगर देखोगे आप तो आज का प्रॉफिट हमेशा कम दिखता है, पर फ्यूचर का बिजनेस हो सकता है स्ट्रॉन्ग हो। तो इसीलिए ये सब कंपनीज में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल रेशियो के फिल्टर्स लगा के कभी भी इनको फिल्टर आउट नहीं कर पाओगे। और एक सिंपल प्रोसेस याद रखो इनमें रेजिडेंशियल में कैसे फ्लो वाइज होता है। सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने जो दिया है टू बी लॉन्च्ड, तो ये फर्स्ट फेज है किसी भी उसका प्रोजेक्ट का। सबसे पहले प्रोजेक्ट टू बी लॉन्च्ड में होगा, उसके बाद लॉन्च्ड में आएगा, जब लॉन्च्ड हो चुका होगा, लॉन्च होने के बाद सोल्ड में आएगा या फिर पार्शियली सोल्ड में आएगा, उसके बाद सोल्ड के बाद अंडर कंस्ट्रक्शन में आएगा, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी और फिर फाइनली डिलीवर्ड हो जाएगा और उसमें से डेवलपर का फिर रोल सारा हट जाएगा, जबकि कॉमर्शियल में वो कंपनी का खुद का होगा और उससे रेंटल इनकम कमाएगी। अब अगर कंपनी का ये समझे जो इन्होंने मैक्स स्टेट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो वो इसलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो इनके प्रोजेक्ट हैं उसमें जो न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है यूएस में लार्जेस्ट, मोस्ट ऑफ दी इनके प्रोजेक्ट में उन्होंने फंड किया है और उनकी हिस्सेदारी है। यहाँ पे इन्होंने बोल रहे हैं कि
Since 2001, Max partnered with Max Group to form Max New York Life Insurance Limited with 26% ownership, which subsequently got sold to Mitsui Sumitomo Insurance in 2012, reinvested when Max started real estate journey। तो Max Life Insurance Services जो कंपनी हमने देखी, Max Financial Services, तो उसमें भी इनका ये पार्टनर था। और जब इन्होंने अपनी रियल एस्टेट आर्म शुरू करी तो उसमें भी स्टार्टिंग में 2017-19 में भी न्यूयॉर्क लाइफ ने 220 करोड़ इन्वेस्ट किया। और मैक्स स्टेट जो कि पहले मैक्स वेंचर और इंडस्ट्रीज के नाम से थी, इसमें 23% स्टेक लिया। फिर इन्होंने जो मैक्स स्क्वायर है उसमें 86 करोड़ डाले और उसमें इनकी 49% की इक्विटी स्टेक है, इसीलिए वहां पे मैक्स स्क्वायर में इनकी 51% की हिस्सेदारी है, क्योंकि 49% मैक्स स्टेट्स की इसकी न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस की है। सिमिलरली बाकी के प्रोजेक्ट्स में भी ये लोग पैसा फंड करके हिस्सेदारी लिए हुए हैं। फिर 2023 में भी 290 करोड़ डाले गुरुग्राम के कॉमर्शियल प्रोजेक्ट में, और फिर मैक्स टावर और मैक्स हाउस में 2025 में 392 करोड़ इन्वेस्ट किए। तो अभी तक लगभग 1800 करोड़ की फंडिंग उधर से मिली है इनको 7 राउंड्स में। और अभी इन्होंने साथ ही साथ QIP से भी पैसा रेज किया। अगर सर्च करें QIP तो फाइनेंशियल ईयर 25 में 800 करोड़ इन्होंने QIP से भी रेज किया हुआ है। अगर इनकी कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखें तो कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, प्रोसीड फ्रॉम शेयर्स, तो लगभग 888 करोड़ जो कि QIP से आया हुआ है। और इन्वेस्टर सेक्शंस में देखें तो ट्रेड में तो इसका नंबर दिया हुआ नहीं हुआ है। अगर गूगल पे सर्च करें मैक्स स्टेट्स QIP डेट एंड इश्यू प्राइस तो सितंबर 3, 24 को 800 करोड़ रेज किए और फ्लोर प्राइस था 628, बट फाइनल इशू प्राइस हुआ 597.5। तो सितंबर 3, 24 597 के प्राइस पे सितंबर 3, 24 लगभग यहाँ पे, और कितना 597.5 के प्राइस पे यहाँ पे कहीं पे इशू हुआ इनको। और तब से अभी तक लगभग कितना टाइम हो चुका है, लगभग 1.5-2 साल होने वाले हैं, और स्टॉक 35% डाउन है। तो उसके बाद से भी स्टॉक काफी डाउन चल रहा है। अगर टू बी प्रिसाइज देखें कि कब से स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ है तो सितंबर 2024 का ही टाइम है, जब से हमारा निफ्टी 50 मार्केट भी नीचे ही चल रहा है, तो तभी से ही ये नीचे आना स्टार्ट हुआ है। और जब मार्च 2025 के आसपास निफ्टी ने अपना लो बनाया तो इस टाइम ही इसका लो बनाया। उसके बाद निफ्टी 50 चलना शुरू हुआ तो ये भी चलना शुरू हुआ, और उसके बाद अभी निफ्टी 50 नीचे आया तो ये भी नीचे आ रहा है। तो सिंपली इसमें और कोई कारण नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मार्केट जैसे नीचे आ रहा है इसलिए ये नीचे आ रहा है। और अपने जो ऑल टाइम हाई है इससे लगभग 80% अवे है। इसकी अगर कौन कॉल हम लोग देखें कि क्या उसमें कोई नेगेटिव बात हो रही है, तो यहाँ पे कंपनी बोल रही है कि स्टेट 128 फुली सोल्ड, बुक किया 2700 करोड़ और कलेक्ट हुआ अभी तक 1000 करोड़ उसमें से। सिमिलरली स्टेट 360 में 4800 करोड़ की प्री सेल्स है, जो कि 100% ऑफ द प्रोजेक्ट सोल्ड है। मतलब कि जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं उनकी बहुत डिमांड है और प्रोजेक्ट एकदम से सोल्ड आउट हो जा रहे हैं। और इसमें से लगभग 4800 करोड़ की जो सेल है 950 करोड़ इनके पास आ भी चुका है सितंबर 2025 के आसपास। और अभी लेटेस्ट जो क्वार्टरली नंबर आएंगे उसको हम लोग फिर से कौन कॉल देखेंगे उसकी। सो दे आर सेइंग बोथ दीज प्रोजेक्ट्स आर प्रोग्रेसिंग एज पर प्लान। यहाँ पे इन्होंने अगर पीपीटी में जाएं फिर से तो पीपीटी में इन्होंने सारे प्रोजेक्ट्स की अपने ये भी दिखाया हुआ है कि अंडर कंस्ट्रक्शन है या क्या है। तो अगर मैं पीछे जाके देखूं इसको कहाँ पे है, यहाँ पे इन्होंने सारे प्रोजेक्ट की अपनी कंस्ट्रक्शन फेस भी दिया हुआ है। कौन सा मैक्स स्क्वायर 2 कंस्ट्रक्शन अपडेट यहाँ पे दिखाया हुआ है, कौन सा किस लेवल पे है। मैक्स स्क्वायर 2 कंस्ट्रक्शन अपडेट, टावर बी कंस्ट्रक्शन अपडेट, फेज 1 फेज 2 सब दिया हुआ है यहाँ पे। सेम बात ये लोग अपनी पीपीटी में बोल रहे हैं, सॉरी कॉन कॉल में बोल रहे हैं। और उसके बाद जो रेंटल इनकम है जो कि हमने देखा वो बता रहे हैं और बोल रहे हैं कि वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव एनुअलिटी रेंटल इनकम पोटेंशियल ऑफ ओवर 700 करोड़ ओवर द कमिंग फ्यू ईयर्स। रेंटल इनकम जो पीक पे होगी इनकी 700 करोड़ होगी, जो कि हमने देखा। और सारे प्रोजेक्ट की मोस्टली मैक्सिमम जो डेडलाइन है वो फाइनेंशियल ईयर 30 तक है, सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर 31 तक है। तो अगर आने वाले 4 साल में 700 करोड़ के एन्युटी इनकम पे पहुंच जाती है तो कंपनी आज लगभग 6000 करोड़ की है सिर्फ और सिर्फ। तो 10 के पी से भी कम का है इसका फ्यूचर पी। अगर 700 से इसको डिवाइड करें तो सिर्फ और सिर्फ 9 आएगा, जबकि हमें अभी स्टॉक देखने से लग रहा है कि बहुत महंगा है। इसका प्राइस टू अर्निंग 112 है और ये कितने पुराने प्राइस पर है अभी 30 जनवरी 2026 है आज, और 8 मई 2024 लगभग 1.25 साल पहले भी इतने की ही मार्केट कैप थी। और उससे भी पहले अगर देखें तो ठीक 2 साल पहले लगभग, तब से अभी तक 10-12% ही बढ़ा है।
यानी कि तब भी लगभग 5,500 करोड़ की ही मार्केट कैप थी और तब से अभी तक कंपनी की रेंटल इनकम काफ़ी बढ़ चुकी है और काफ़ी प्रोजेक्ट्स ये बना रहे हैं। तो इसके स्टॉक प्राइस ने बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को कोई इनकम नहीं दी फिलहाल अभी तक। यहाँ पे अवार्ड की बात कर रहे हैं, इसको छोड़ते हैं। उसके बाद आगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऑल आवर 4 ऑपरेशनल एसेट्स नाउ आर करंटली रनिंग एट 100% ऑक्यूपेंसी। मैक्स टावर्स एंड मैक्स हाउस विल स्टार्ट हैविंग एस्केलेशन ऑफ 15% पोस्ट कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। तो 3 साल में जितनी भी इनकी रेंटल इनकम आती है, जैसे जैसे एक प्रोजेक्ट को 3 साल हो जाते हैं या फिर जो टेनेंट को 3 साल हो जाते हैं रहते हुए, उसके बाद 15% इनका रेंट बढ़ जाता है। और फिर स्टार्टिंग फ्रॉम फाइनेंशियल 28-29 वी वुड हैव फ्लो ऑफ अदर कमर्शियल पोर्टफोलियो स्टार्ट किकिंग इन। तो बाकी जो अभी बन रहे हैं वो भी रेंटल इनकम देना स्टार्ट हो जाएंगे और 700 करोड़ की रेंटल एन्युटी इनकम एक्सेस हो जाएगी इनकी, उससे भी ज्यादा। और जितने भी रेंटल इनके प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे बोल रहे हैं कि दे हैव अ 3 ईयर एस्केलेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 15% अक्रॉस ऑल ओवर लीसेस। तो ओवर द टाइम हर 3 साल में 15% इनका रेंट भी बढ़ता जाएगा बिना कोई नई प्रॉपर्टी ऐड करे। उसके बाद देखें तो जो इनके रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ embedded margins are you seeing on new business development? Let's say that you recently announced in Gurgaon. I am just curious to know, while the prices have gone up, even the expectation from the landowner side that's gone up. So what kind of margin are you seeing in new business development now versus let's say 2 years back? Thanks Karan, we are seeing similar margins for ourselves. We are underwriting conservatively as we have always consistent shared. We underwrite without assuming that prices will increase. We underwrite assuming that it's going to take us an elongated period of time to sell. That we are underwriting assuming very high inflation in construction costs. So with that assumption, we are continuing to be confident of 40% margin in outright and 20% margin on joint development. So we are confident of sticking to these numbers as we move forward. तो यहाँ पे इन प्रोजेक्ट से बोल रहे हैं लगभग 40% का इनके पास मार्जिन आएगा। और इन्होंने जो ये सब मार्जिन निकाला है, फ्यूचर में जो हमें पता है लैंड की कॉस्ट और रियल्टी की कॉस्ट बढ़ती है, बट इन्होंने आज के ही प्राइसेस पर ही एज्यूम करके नंबर जो दिया है 40% मार्जिन का, वो आज के प्राइस पे है। तो जो लैंड की कॉस्ट की अप्रिसिएशन होगी जब तक ये प्रोजेक्ट डिलीवर करेंगे, वो उसको फिलहाल इन्होंने काउंट नहीं किया है। उसके आगे अगर देखें तो व्हाट काइंड ऑफ फीडबैक दैट यू आर गेटिंग इज दैट काइंड। तो उसके आगे नॉर्मल क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा है। उसके बाद अगर इसके एक बारी इन्वेस्टर सेक्शन में देखें तो आज की डेट में 45% तो प्रोमोटर ग्रुप के पास है और न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस जो कि हमने देखा, उसके बाद मोस्ट ऑफ दी हिस्सेदारी इनके पास है लगभग 20%, बाकी एफआईज का मिला के 5% है। फिर डीआईज का लगभग 7% है। डीआईज इन्वेस्को काफी टाइम से लगे हुए और लगातार अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद निप्पो लाइफ ये भी अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। लगभग सितंबर 24 से ही QIP में ही इन्होंने लिया होगा, तब से अभी तक बने हुए हैं और अपनी होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। सेम कोटक स्मॉल कैप फंड भी बढ़ाते जा रहा है और अभी लेटेस्ट क्वार्टर में बंधन ने भी ऐड करी है और पब्लिक होल्डिंग में 19% दिखा रहा है। और अगर टिकर टेप पे हम लोग देखें तो मैक्स स्टेट्स की रिटेल पब्लिक के पास कितने % शेयर्स हैं, होल्डिंग सेक्शन में जाएं तो रिटेल एंड अदर्स, तो रिटेल इन्वेस्टर्स के पास काफी कम है, लगभग 6% ही है। और इसके नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स भी काफी कम है, 31,000, जबकि इसका ऐसा नहीं है कि प्राइस बहुत हाई लेवल पे हो। 385 का रीजनेबल प्राइस है, उसके बावजूद काफी शेयर होल्डर का नंबर कम है, मतलब कि रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें बहुत कम है। तो जो 6% की पब्लिक होल्डिंग भी है, इसमें भी हो सकता है कि बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ही हों। तो ये लोग इसको क्यों 112 का पी देने के लिए तैयार हैं, जबकि इसका अगर पी रेशियो देखें हिस्टोरिकल पी, तो एक टाइम पे तो इसका लगभग 371 का पी था फरवरी 2025 में, और 16 मई 25 को 340 का, और जिस टाइम इन्होंने इन्वेस्ट किया है लगभग सितंबर में, उस टाइम भी 140 का पी था और लगातार नीचे जाता जा रहा है और अभी 100-110 के पी पे आ गया है। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है कि कंपनीज को सिर्फ और सिर्फ प्राइस टू अर्निंग से जज मत करो। अभी भी इसका 100 का प्राइस टू अर्निंग है, ROE एकदम खराब है। तो ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, मैं इस स्टॉक में ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ। ये वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज देने के पर्सपेक्टिव से बनाई है, एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि 3 साल पहले सिर्फ 5 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी और आज लगभग 10 गुना प्रॉफिट कर चुकी है 50 करोड़ पे, और आने वाले 4 साल में 700 करोड़ की एन्युटी इनकम की बात कर रही है। और कंपनी एक ऐसे ग्रुप का, जाना माना ग्रुप का हिस्सा है जो कि काफी बड़ी 70, 80, 90 हजार करोड़ की कंपनी खड़ी कर चुका है। तो प्रोमोटर ग्रुप पे तो कोई डाउट नहीं है। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।